जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेटेट 2026 के रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ी 30 एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया जाएगा, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 शिक्षक बनने के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो कि 2026 में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है, सारे प्रश्न आपके न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में है, इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी और 30 एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको इस टेस्ट में कराया जाएगा, जो कि ये टेस्ट जो है दोस्तों आपका 5वां टेस्ट है। इससे पहले आपको 4 टेस्ट जो है करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी सवाल हैं इसमें सारे सवाल न्यू सिलेबस पर आधारित हैं, जो कि हर एक टॉपिक को जो है आपका कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2026 में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के मित्रों के पास जो है वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम टेस्ट 5 में जितने भी प्रश्न शामिल हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं। और आप यकीन मानिए कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न जो है इसी टाइप के परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आपके सीडीपी से जो है दोस्तों, सीडीपी से आपके 30 एमसीक्यू प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा, जो कि आपके 1 to 5 और 6 to 8 में जो है दोनों का सिलेबस लगभग आपका सेम है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला सवाल आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। नवजात शिशुओं में नाड़ी की गति होती है, यानी कि जो तुरंत जन्मे बच्चे होते हैं उसकी नाड़ी की गति जो है क्या होती है? 130 से 159 स्पंद प्रति मिनट, या फिर 70 स्पंद प्रति मिनट, या फिर 90 स्पंद प्रति मिनट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 130 से लेकर के 159 स्पंद प्रति मिनट जो है आपकी होती है नवजात शिशु की नाड़ी का गति। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नवजात शिशु में होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी जो है एक नवजात शिशु में संवेग के तौर पे देखा जाता है। उसमें भय भी होता है, क्रोध भी होता है और प्रेम की भावना भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आपका है कि बचपना अवस्था में कितनी हड्डियां होती है? यानी कि जब बच्चे होते हैं, उस अवस्था में बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ये बताना है आपको। 206, 270, 300 या फिर 400। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 270 हड्डियां जो है पहले जब बच्चा जन्म लेती है, उस टाइम जो है बच्चों में कुल 270 हड्डियां होती है। लेकिन कि धीरे-धीरे कुछ हड्डियां जो है आपस में जॉइंट हो जाती है, जुड़ जाती है, जिसकी वजह से एक वयस्क मनुष्य में अगर हड्डियों की बात करें तो 206 हड्डियां जो है एक वयस्क मनुष्य में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती है? 206, 300, 400 या 350। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में अगर हड्डियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका 350 होता है। ठीक है, 350 हड्डियां जो है बाल्यावस्था में होता है। और बचपनावस्था में कितना होता है? तो 270 हड्डियां होता है। इस प्रश्न पे थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है दोस्तों, लेकिन कि आंसर दिया हुआ है आपका 350। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित में से बाल विकास की कौन सी अवस्था है जिसे चरम अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था या फिर नवजात अवस्था? तो आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरा अवस्था जो है दोस्तों जिसे चरम अवस्था भी कहते हैं बाल विकास की। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक विशिष्ट बालक कहलाता है? यानी कि कौन सा ऐसा बालक होता है जिसे विशिष्ट बालक के रूप में जो है चिन्हित किया जाता है? शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि वाला बालक या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं या शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक होते हैं या फिर मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, इन सभी बच्चों को जो है आपका विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में जो है रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों के लिए भाषा चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? कम सुनने वाले बच्चों के लिए, अंधे बच्चों के लिए, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कम सुनने वाले बच्चों के लिए जो है आपका भाषा चिन्ह का जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे कम सुनते हैं उसके लिए जो है क्या किया जाता है तो भाषा के चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल है कि एक बालक जिसका आईक्यू 40 से कम है वह विद्यार्थी कहा जाता है? यानी कि जिसका मेमोरी आईक्यू जो होता है यानी कि मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता जिसे हम लोग बोलते हैं, एक बच्चे की अगर याददाश्त क्षमता 40 से अगर कम होती है तो वह विद्यार्थी क्या कहा जाता है? बुद्धिमान बालक या फिर मानसिक रूप से कमजोर बालक या साधारण बालक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक रूप से कमजोर बालक जो है उसकी मेमोरी या फिर जो दिमागी क्षमता होता है वह कितना होता है तो 40 से कम होता है। ठीक है, वैसे बच्चों को क्या कहा जाता है तो मानसिक रूप से कमजोर बालक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जिस बालक की अधिकतम आईक्यू 25 होती है वह बालक कहलाता है? यानी कि 40 हमने देखा तो 40 में क्या था दोस्तों कि मंदबुद्धि था। ठीक है, लेकिन कि यहाँ पे आपको बताना है कि जिसकी 25 दिमागी क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि, मूढ़ या फिर मूर्ख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ बुद्धि। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जिसका दिमागी क्षमता जो है 25 होता है यानी कि आईक्यू जो है 25 होता है, उसे क्या कहा जाता है तो जड़ बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है? यानी कि इनमें से बताना है कि कौन सा बच्चा जो होता है वह प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में जाना जाता है, यानी कि उसका मेमोरी आईक्यू जो होता है यानी कि दिमागी क्षमता जो होता है वह कितना होता है जो कि प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में उसे रखा जाता है। 135 से ऊपर, 100 से 120 के बीच में या फिर 90 से 120 के नीचे या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिस बच्चे का मेमोरी क्षमता जो होता है यानी कि 135 से ऊपर होता है उसे जो है प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में जो है उसे रखा जाता है। आप यकीन मानिए दोस्तों आपके परीक्षाओं में इसी तरह के जो है सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को फ्री में जो कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों, इसके लिए मेरी जो मेहनत है वह हम तक पहुँचे। इसके लिए आपको जो है दोस्तों मेरे लिए थोड़ी-सी लाइक और शेयर ही वीडियो को करना है। ये आप लोग मत समझिए दोस्तों कि आप लाइक और शेयर करेंगे तो हम बहुत सारे पैसे जो है इससे अर्न कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पैसा जो है यूट्यूब पे जो भी चैनल चलाता है यानी कि जो भी पढ़ाता है उसे पता होगी
कि कितना अर्न होता है और क्या अर्न होता है। इससे कोई भी अर्न जो है नहीं के बराबर होता है दोस्तों। आप अगर यकीन नहीं कीजिएगा तो कभी जो है आपको हम दिखा देंगे। इसलिए ये मत समझिएगा कि आपको लाइक और शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो हम अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ये बात नहीं है। बात आपका है कि हम चाहते हैं कि जो समाज सेवा में हम लगे हैं शिक्षा के जगत में, जो कि गरीब बच्चों के गाँव-गाँव तक मेरा वीडियो पहुँचे और उन बच्चों को लाभ मिल सके, जो पैसे के अभाव में कोचिंग की जो है सुविधा नहीं ले पाती है। उन बच्चों के लिए ये मेरा जो वीडियो है उन बच्चों तक आप पहुँचा दीजिए। यही मेरी जो है कामना है आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि बच्चों में बाल अपराध का कारण है। बच्चों में जो बच्चे छोटे में ही अपराध कर बैठते हैं, इसका कारण क्या होता है? आनुवांशिकीकरण, सामाजिकीकरण, शारीरिकीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी कि बच्चों में जो अपराध की प्रवृत्ति होता है उसका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है, यानी कि जो जेनेटिक होता है यानी कि माता-पिता के जो गुण होते हैं उसके कारण भी जो है बच्चे अपराध कर सकते हैं। या फिर जिस समाज या जिस परिवेश में बच्चे का पालन-पोषण होता है, उस परिवेश के कारण भी बच्चे जो है अपराधी किस्म के हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे शारीरिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि आपराधिक किस्म के होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा कौन-सा कारण है जो बाल निर्देश की समस्या को उत्पन्न करता है? अशिक्षित माता-पिता, गरीबी, बेरोज़गारी या उपयुक्त सभी। यानी कि इनमें से कौन-सा कारण है जो कि बाल निर्देश की समस्या को जो है उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी कि जिसके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, यानी कि शिक्षित नहीं होते हैं, उसे भी जो है बच्चों को किस तरह से निर्देशित करना चाहिए, किस तरह से उसे जो है कोई भी निर्देश को जो है पालन करने के लिए बोलना चाहिए। ये समस्या देखने को मिलता है जिसके माता-पिता जो है अशिक्षित होते हैं या फिर गरीबी के अभाव में भी जो है बच्चों को सही निर्देश जो है नहीं मिल पाती है और बेरोज़गारी की स्थिति में भी जो है ये समस्या देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि पाठ को कैसे रुचिकर बनाया जा सकता है? यानी कि जो भी शिक्षक आप जब शिक्षक बनेंगे और कक्षा में बच्चों को जब पढ़ाएँगे, तो किसी भी चैप्टर को या किसी भी पाठ को जब आप कक्षा में पढ़ाएँगे, तो उसे पाठ को जो है विशेषकर कैसे जो है बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि विषय को बदलकर रुचि का ध्यान द्वारा या फिर विषय वस्तु का दैनिक जीवन से संबंध या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किसी भी चैप्टर को या किसी भी पाठ को अपनी कक्षा में रुचिकर बच्चों के बीच रुचि उत्पन्न करने के लिए रुचिकर बनाने के लिए क्या करेंगे तो जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के अलावे बदल करके किसी दूसरे अगर विषय पर उसी विषय वस्तु को ढालने की कोशिश करेंगे तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी और रुचि का जो है ध्यान रखना होगा बच्चों को कि बच्चों का जो रुचि है वह किस ओर जा रहा है ये आपको परख करके ध्यान रखना होगा। साथ में जो विषय वस्तु का दैनिक जीवन से संबंध है दोस्तों यानी कि जो भी चैप्टर या जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर या पाठ में जो भी हमारे दैनिक जीवन में चीज़ें होती है उससे कोरिलेट करके जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है कि अभिवृद्धि का अर्थ है मानसिक तत्परता, शारीरिक तत्परता, सामाजिक तत्परता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक तत्परता। अभी वृद्धि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है तो मानसिक रूप से जो है कोई भी बच्चे जब तत्पर होते हैं उसी को अभिवृद्धि जो है वृद्धि कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकता है, चालकी, उद्दीपन या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि प्रेरणा के स्रोत जो बनते हैं वह आवश्यकताएं भी बनती है, चालाकी भी बनती है, और उद्दीपन जो बच्चे होते हैं वह भी जो है आपके प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए आधार बनाया हर्डवर्ड के 5 पदों को, या फिर स्कैनर के पुनर्वलन सिद्धांत को, या ब्लूम की टैक्सानॉमी को, या फिर उपरोक्त किसी को नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लूम की टैक्सानॉमी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। मेगर ने जो उद्देश्य को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का आधार बनाया था वह ब्लूम की टैक्सानॉमी को जो है इन्होंने अपना आधार बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है दोस्तों वह क्या है? रुचि का, बुद्धि का, प्रेरणा का, या फिर अभिरुचि का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा का। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत होता है वह क्या होता है दोस्तों? तो अभिप्रेरणा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत होती है, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत कब होती है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इंग्लैंड में? इसकी शुरुआत जो है कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत जो है ये आपका अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1970 में, 1986 में, 1993 में, या फिर 1920 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा 1920। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन कब शुरू हुआ था? 1920, 1946, 1970 या 1986 में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1970 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का जो मूल्यांकन शुरू हुआ था वह आपका 1970 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की समस्या इनमें से कौन सी समस्या थी? ठोस मापदंड, व्यक्तिनिष्ठता, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोनों, यानी कि ठोस मापदंड और व्यक्तिनिष्ठता, यानी कि ये दोनों जो है आपके विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की जो है समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की विधि की संस्तुति की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, मेहरोत्रा कमेटी के द्वारा, रेड्डी समिति के द्वारा, या फिर अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मेहरोत्रा कमेटी के द्वारा जो है विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की विधि का जो है संस्तुति, यानी कि इसे जो है प्रस्तुत किया गया है। किस कमेटी के द्वारा? तो मेहरोत्रा कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं वह क्या होता है? सामाजिक घटक, शैक्षिक घटक, दार्शनिक घटक, या उपरोक्त सभी? तो आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। आप ये मत समझिएगा कि आपके एग्जाम में भी उपरोक्त सही अगर रहे तो आप वहाँ पे उपरोक्त सभी को टिक कर दें। यहाँ पे जो उपरोक्त सभी आपका दिया गया है ये बेसिकली आपके प्रश्नों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के लिए ऐसे प्रश्नों को जो है सेट किया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन को जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं वो कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको सभी घटक के बारे में जानना चाहिए। इसमें से आपको वहाँ पे ऐसा प्रश्न मिल सकता है कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है। ठीक है, तो ये 3 घटक जो है आपको याद रखने पड़ेंगे।
सामाजिक घटक, शैक्षिक घटक या फिर दार्शनिक घटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है प्राचार्य से, अध्यापकों से, प्रबंधक से या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि किसी भी स्कूल की शिक्षा का जो जवाबदेही का संबंध होता है ये सभी का होता है, यानी कि एक टीचर का भी होता है, एक प्रिंसिपल का भी होता है और जो स्कूल का डायरेक्टर होता है उस डायरेक्टर का भी होता है। यानी कि जो प्रबंधक है, अध्यापकों और प्राचार्यों, ये सभी का जो है जिम्मेदारी होता है कि स्कूल की जो शिक्षा का किस तरह से जो है पालन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है भूमिका निर्वाह या फिर उत्तरदायित्वों का निर्वहन या फिर स्कूल कार्यों की समीक्षा या उपरोक्त सभी। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। स्कूल की जो शिक्षा का जवाबदेही का संबंध होता है वह भूमिका निर्वाह से भी होता है और उत्तरदायित्वों का निर्वहन से भी होता है और स्कूल कार्यों की समीक्षा से भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षण व्यवस्था की प्रमुख विशेषता का संबंध है आत्मनिर्देशन, संलग्नता, प्रतिबद्धता या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि व्यवसाय की मुख्य विशेषता है प्रतिबद्धता, मानक, आचार संहिता या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि व्यावसायिक विकास का साधन है आत्मविश्वास, आत्मक निरीक्षण, आत्मनिर्देशन या उपरोक्त सभी। तो आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है, व्यावसायिक सुरक्षा, वेतनमान, प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि व्यावसायिक मानकों की मुख्य प्रकार इनमें से कौन सा होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, परंपरागत या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये था दोस्तों आपके 30 MCQ प्रश्न CDP के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपको कराए गए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अगर इंफॉर्मेटिव या फिर शिक्षाप्रद लगा हो तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो अगर इस चैनल पे अगर कोई नए भी मित्र हैं तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।